हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली क्लासेस में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो भाई बात करें, बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो ये भी भाई आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 7 मार्च 2005 को अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो भाई उस समय बिहार के राज्यपाल थे श्री बूटा सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर बात करें उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो भाई मुख्यमंत्री थी उस समय राबड़ी देवी और राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो भाई अभी तक मणिपुर राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और कितनी बार किया गया है। तो भाई कुल 11 बार अभी तक मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और उससे दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और 11 बार किया गया है मणिपुर में। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार आपसे पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो भाई बात करें बिहार की सर्वोच्च चोटी, तो बिहार की सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर, जो कि स्थित है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। जो कि कहाँ स्थित है भाई, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो भाई 880 किलोमीटर, ठीक है। 880 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे काफी बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में जनसंपर्क अधिकारी था। तो भाई जनसंपर्क अधिकारी होते थे उस समय पुलिसानी, ठीक है। पुलिसानी कहा जाता था मौर्य काल में जनसंपर्क अधिकारी को, जो कि उस समय शासक और जो आम इंसान होते थे, तो भाई उनके बीच की जो वार्तालाप को एक दूसरे तक पहुंचाता था, तो उन्हें कहा जाता था जनसंपर्क अधिकारी, ठीक है। और जनसंपर्क अधिकारी को कहा जाता था पुलिसानी। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में उस्ताद मसूर कौन था। तो भाई उस्ताद मसूर की बात करें तो भाई ये थे एक चित्रकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की बहन थी। तो भाई बुद्ध की बहन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की बहन थी नंदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीटेड है। तो भाई लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लुम्बिनी में, जो कि फिलहाल नेपाल में स्थित है, ठीक है। वर्तमान में नेपाल में स्थित है। और अगर पूछा जाए मृत्यु, तो भाई मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो भाई ये काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है दोनों ही, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त का राजकवि निम्नांकित में से कौन है। तो भाई समुद्रगुप्त के जो राजकवि हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, ठीक है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ठीक है। और अगर बात करें बाणभट्ट की, तो भाई बाणभट्ट किसके राजकवि थे। तो ये हर्षवर्धन के राजकवि थे, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, हर्षवर्धन। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात करें अश्वघोष की, तो भाई अश्वघोष किसके राजकवि थे। तो भाई ये कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है। कनिष्क के राजकवि थे। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघदूत के रचनाकार कौन थे। तो भाई मेघदूत के रचनाकार की बात करें तो भाई कालिदास मेघदूत के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की एक महत्वपूर्ण कृति है, जो कि काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो भाई नोट डाउन करते चलिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम।
ये चारों ही कृति काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। आपका मेघदूतम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय चिकित्सा धन्वंतरी किसके समकालीन थे? तो भाई बात करें प्राचीन भारतीय चिकित्सा धन्वंतरी, तो ये विक्रमादित्य के समकालीन थे। ठीक है, राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो भाई अरुण ग्रह की खोज की गई थी विलियम हर्शल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो भाई बात करें रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली जिसे कहा जाता है, तो उसके बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो भाई ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें पर्वतों से बहने वाली नदियां कौन सी है? तो भाई ताप्ती और नर्मदा नदी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताप्ती और नर्मदा नदी ब्लॉक पर्वतों से होकर गुजरने वाली दो नदियां हैं। ठीक है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो भाई बात करें अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? तो मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ठीक है, 3766 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई बात करें नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है तो उसे कहा जाता है नदी मुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो भाई मूंगा रेशम भारत के किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य द्वारा मूंगा रेशम उत्पादित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो भाई भीतरकनिका मैंग्रोव की बात करें तो यह स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप एक एक क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमारे हर प्रैक्टिस सेट में से आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो भाई दामोदर नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलकर झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है। तो भाई ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, हुगली नदी से मिलती है दामोदर नदी, छोटा नागपुर से निकलकर झारखंड जाती है और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोंगखैलेम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भाई नोंगखैलेम वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार की बात करें तो भाई यह प्रसिद्ध है खनिजों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो भाई दरिया ए नूर कहा जाता है भारत के गोलकुंडा खदान से निकला हुआ एक हीरा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई इंद्रावती जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करें बिहार में अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे रणधीर वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजादी के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो भाई आपसे पूछा गया आजादी के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रेखा दोषित। ठीक है, रेखा दोषित जो कि पटना उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो भाई बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे राम दयालु सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो भाई ये आपसे पूछा गया है, पटना स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मीकांत झा, जो कि पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पाल, जो कि पाल वंश से संबंधित थे, धर्मपाल, ठीक है, इनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कब की गई थी, तो भाई 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी की शुरुआत तक। ठीक है, 9वीं शताब्दी की शुरुआत तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और आपसे पूछा जाए कि स्थापना कहाँ की गई थी, तो भाई यह स्थापना की गई थी बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है, भागलपुर जिले में, भागलपुर में, ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 8वीं शताब्दी के अंत से 9वीं शताब्दी की शुरुआत तक इसकी स्थापना की गई पाल वंश के धर्मपाल नामक व्यक्ति द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक का जन्म बिहार में हुआ था? तो भी बात करें, शाहजहां का जन्म हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? तो भाई बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था 1912 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में कौन सी पर्वत श्रृंखला अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए जानी जाती है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का घर है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला अपनी समृद्ध वनस्पतियों के लिए जानी जाती है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का घर इसको कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी प्रमुख नदी बिहार के मिथिला क्षेत्र से होकर गुजरती है? नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी, जो कि बिहार के मिथिला क्षेत्र से होकर गुजरती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिहार में बाढ़ का कारण बनती है और जिससे बिहार राज्य में काफ़ी जान माल का नुकसान होता है, तो इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और अगर बात करें कोसी नदी की लंबाई की, तो भाई कोसी नदी की लंबाई हो जाएगी 729 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा नदी की बात करें तो भाई गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो भाई 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है बिहार में। और अगर कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगभग 600 ईसा पूर्व स्थापित बिहार के किस स्थान को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है? बिहार के किस स्थान को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली को बिहार का पहला गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई बात करें बिहार किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाए कथक शास्त्रीय नृत्य, तो ही आपको यहाँ पे टिक करना है। लेकिन अगर आपसे दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको उस पर टिक करना है। एक्चुअल में बिहार का कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन कभी कभी आपसे कथक दिया रहता है तो आपका कथक वहाँ पे राइट हो जाएगा। तो भाई भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कौन सा राज्य किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भाई देख लेते हैं। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में, कथकली केरल में, मोहिनी अट्टम भी केरल में, और ओडिसी ओडिशा में। ठीक है, और अगर बात करें सत्रिय शास्त्रीय नृत्य की, तो यह असम में किया जाता है। तो भाई एकमात्र राज्य जिसके पास 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल, जिसके पास कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों शास्त्रीय नृत्य के लिए फेमस है, केरल राज्य। ठीक है, तो भाई आपने देखा यहाँ पे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन बिहार राज्य का कहीं पर भी नाम नहीं है। लेकिन कभी कभी आपके एग्जामिनर
के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होता है कथक। ठीक है, क्योंकि काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस ऑप्शन को राइट रखा गया है, कथक को। ठीक है, बिहार के लिए, तो आप प्लीज उसको टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में दिया रहे इनमें से कोई नहीं तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि एक्चुअल में आपने देख लिया है कि कोई भी शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत बिहार को नहीं रखा गया है। तो भाई आपको ध्यान रखना है ये। और कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, भारत में। और भारतीय नृत्य से संबंधित जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, ठीक है, उसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। तो भाई ये भी आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, नाट्य शास्त्र की रचना, जिसकी रचना की गई है भरत मुनि द्वारा। ठीक है, और नाट्य शास्त्र संबंधित है भारतीय नृत्यों से। ठीक है, जितने भी भारतीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हों आपके शास्त्रीय नृत्य, तो उनसे संबंधित पुस्तक है नाट्य शास्त्र, जिसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा त्योहार पारंपरिक लोक नृत्य जाट जटिन के लिए जाना जाता है? तो भाई बिहार का कौन सा त्योहार लोक नृत्य जाट जटिन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समा चकेवा। ठीक है, तो भाई काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपसे ये भी, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे रखा गया है, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाला। तो भाई प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो डेली प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।